नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और बिहार में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी तक हर स्तर पर तैयार है। पहली बार 17 नए बदलाव किए हैं चुनाव आयोग ने। 100% वेबकास्टिंग होगी और हर मतदाता तक भरोसे की पहुंच देना चाह रहा है चुनाव आयोग। लेकिन इसके साथ ही साथ सियासी पिच भी गर्म है बिहार में। सभी दलों ने झोंक दी है अपनी पूरी ताकत और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। तो ये खबर हम आपको न्यूज नाइट में विस्तार से दिखाएंगे और इसके साथ इस विषय पर राजनीतिक दलों के मेहमानों के साथ खास चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा न्यूज नाइट की खबरों में बात करेंगे त्योहारों के मौसम में गूंजा वोकल फॉर लोकल का मंत्र। महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है संदेश, देशी अपनाओ, राष्ट्र बचाओ और राष्ट्र को आगे बढ़ाओ। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आसमान से बरसी है आफत। भूस्खलन और मूसलाधार बारिश ने मचाई है तबाही। राहत और बचाव में जुटी हुई हैं टीमें। इस खबर को भी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। इसके साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर भी आपको रूबरू कराएंगे और न्यूज नाइट की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस। बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी तक हर स्तर पर तैयार है आयोग। पहली बार दिखेंगे 17 नए बदलाव। ज्ञानेश कुमार ने कहा 22 नवंबर से पहले कराएंगे चुनाव। बिहार चुनाव को लेकर सभी दलों ने झोंकी ताकत। आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। पटना में बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र के लिए सुझाव रथ किया रवाना। लोगों से सुझाव लेकर पार्टी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वैश्विक अशांति से लेकर भारत की विदेश नीति पर साझा किए अहम विचार। कहा आज हथियारों और युद्ध की प्रकृति मूल रूप से बदल चुकी है। कॉन्टैक्टलेस वॉर का है यह समय। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोपरगांव में मल्टी फीड सीवीजी प्लांट का किया उद्घाटन। कहा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा भारत। मोदी सरकार देश के किसानों को समर्पित सरकार। और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भयानक प्राकृतिक आपदा, कई लोगों की गई जान। राहत और बचाव अभियान जारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। तो सबसे पहले बात बिहार की, जहां विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और चुनाव आयोग ने पारदर्शिता, तकनीक और सख्ती, इन तीनों का ऐसा संगम दिखाया है जो देश भर के लिए मिसाल बन सकता है। 100% वेबकास्टिंग, डिजिटल इंडेक्स कार्ड और सीमित वोटर बूथ और साथ ही साथ ट्रेनिंग का नया सिस्टम। यानी इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी तक हर स्तर पर तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ सियासी गलियारों में भी गर्मी तेज है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तैयारियों की पूरी रूपरेखा पेश की। उन्होंने साफ किया कि चुनाव संविधान के अनुसार और 22 नवंबर से पहले हो जाएंगे। इस बार बिहार कई नई पहल के साथ देश को दिशा दिखाने जा रहा है। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एसटी 2, एसटी 38। बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। इस बार चुनाव आयोग ने बिहार में 17 नई पहलें शुरू की है और सबसे अहम है हर पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता, ताकि भीड़ कम हो और मतदान प्रक्रिया सहज बने। इसके साथ ही 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी ताकि मतदान की हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सके। यह व्यवस्था बिहार से शुरू होकर पूरे देश में लागू होगी। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो होगी। पहली बार बूथ लेवल अफसरों और एजेंट्स की दिल्ली में ट्रेनिंग हुई है। बिहार से शुरू हुई ये पहल अब पूरे देश में लागू होगी। आयोग ने कहा कि इस बार डिजिटल इंडेक्स कार्ड
चुनाव के कुछ ही दिनों बाद उपलब्ध होंगे। मतदाताओं को वोटर आईडी कार्ड सिर्फ 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। एसआईआर के जरिए 22 साल बाद वोटर लिस्ट में सुधार पूरा हुआ है। इसके लिए चुनाव आयोग ने 90,000 से अधिक बीएलओ की जमकर सराहना की। साथ ही बताया कि बीएलओ की पहचान सुनिश्चित करने के लिए फोटो आईडी कार्ड अनिवार्य होगा। इसके अलावा पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग अब दिल्ली में भी होगी। वहीं फर्जी खबरों पर जिला प्रशासन को सख्त निगरानी का आदेश होगा। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के 2 राउंड के पहले करनी होगी। चुनाव खत्म करने के बाद कितने लोगों ने वोट किया, कितने % रहे, ये जानने में अब सहूलियत होगी। वोटर स्लिप पर अब बड़े अक्षरों में बूथ नंबर और पता साफ साफ लिखा होगा, जिससे मतदाता अब आसानी से बूथ तक पहुंच सकेंगे। इसके साथ ही वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत सभी 40 चुनाव ऐप्स को एक जगह जोड़ा गया है। बिहार की तैयारियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार पूरे देश के लिए मॉडल बन रहा है। बूथ लेवल एजेंट्स की पहली बार चुनाव आयोग ने ट्रेनिंग की और बिहार के सभी बूथ लेवल एजेंट्स 1 की ट्रेनिंग कुछ माह पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई। साथ ही साथ बूथ लेवल ऑफिसर्स की भी ट्रिपल आईडीएम में ट्रेनिंग हुई और अभी तक देश भर के लगभग 700 बूथ लेवल ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। चुनाव आयोग जहां नई पारदर्शी व्यवस्था की बात कर रहा है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी सियासत और तेज हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की पारदर्शी प्रक्रिया से कुछ लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। बीजेपी हाईजैक कर लिया है, अब सरकार वो नहीं चला रहे हैं। सरकार अब दिल्ली से अमित शाह मोदी जी चलाने का काम कर रहे हैं। वो केवल कठपुतली बने हुए हैं, केवल चेहरा बने हुए हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है वोट कब्जा करने का, बूथ लूटने का, जा करके जनता जग गई है और हर जनता अपने वोटों का अधिकार का प्रयोग करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन काफ़ी इस मामले में निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराते आ रहा है। परेशानी में कांग्रेस के लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं। अभी जो गहन मतदाता पुनरीक्षण जो बिहार में हुआ, इतना बढ़िया हुआ, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। बिहार चुनाव आयोग की ये तैयारियां साफ इशारा कर रही हैं कि चुनाव न सिर्फ पारदर्शी होंगे बल्कि तकनीक से भी पूरी तरह लैस होंगे। 100% वेबकास्टिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कलरफुल बैलेट प्रिंट के साथ बिहार एक नई चुनावी क्रांति की ओर बढ़ रहा है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार के चुनाव इस बार न सिर्फ पारदर्शी होंगे बल्कि तकनीक के साथ लैस भी होंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही बिहार में चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसी के साथ सूबे की सियासी तपिश और बढ़ गई है। राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली है और आरोप प्रत्यारोप न सिर्फ तेज हो गए हैं बल्कि ये थोड़ा पर्सनल भी हो गए हैं और उसके साथ ही साथ सियासी दलों के बीच में पहुंचने लगे हैं। अब तमाम नेता रणनीति बनाने के लिए और जनता के बीच में पहुंचने लगे हैं वोट मांगने के लिए और इसी के साथ बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए जनता के बीच में पहुंचने की शुरुआत कर दी है। देखिए बिहार के सियासी दांव को हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुट गई है। इसी क्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, पार्टी के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में एनडीए में सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। भाजपा नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सहयोगी दलों के बीच तालमेल मजबूत रहे
ताकि गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर सके। बातचीत सिलसिला चली है सीटों के संबंध में और बहुत जल्दी ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा। एनडीए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक रहेगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहें, क्योंकि हमारे नेता तय है, नेतृत्व तय है। जहां एक तरफ टिकट के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थम नहीं रहा है। आरजेडी अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने आरजेडी शासनकाल पर जमकर हमला बोला। 20 वर्षों से एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, एक भी नए विश्वविद्यालय नहीं खोले गए। जो भी विश्वविद्यालय थे वो हमारे ही शासनकाल का है कि 20 वर्ष आपके शासन के हो गए, अपनी उपलब्धि बता ही नहीं पा रहे हैं कि पलायन क्यों कर रहा है बिहार से शिक्षा के लिए नौजवान, क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है बिहार। 1990 से 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। उन 15 वर्षों में 32,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं घटी। यानी उस समय अपहरण का उद्योग था उस जंगल राज में। बीजेपी बिहार जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बिहार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को धारदार बनाने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया और रविवार से सुझाव यात्रा की शुरुआत की है। इसमें मिले सुझावों को ध्यान में रखकर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। हम जनता से अपने घोषणा पत्र में पारदर्शिता के साथ सुझाव चाहते हैं कि जनता बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अपना सुझाव भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करे। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इससे पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। पटना से राजेश राज और मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज यही हमारे विशेष का विषय है। जो हमारी विशेष चर्चा होगी वो भी यही है, आयोग की तैयारी पूरी, अब सजेगा सियासी मैदान। क्योंकि सियासी दल भी अब पूरी तरह से तैयार है, आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और यही हमारी विशेष चर्चा का विषय है। आयोग की तैयारी पूरी, अब सजेगा सियासी मैदान। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं राजनीतिक दलों के। आरपी सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राजकुमार राजन आरजेडी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राजन, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार राजन, ये जो सबसे पहले तो जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 17 नई पहले भी की है उन्होंने। जाहिर तौर पर राजनीति गर्म है, लेकिन किस तरह से इसको देखा जाए कि अब कम से कम चुनाव आयोग से संतुष्ट हैं, जनता के मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने की तैयारी है, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग पर तो लगातार संदेह है, जो प्रामाणिकता और संदिग्धता है वो बनी हुई है। चुनाव आयोग के लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, जिस तरह की गतिविधियां पहले पूर्ववत रही हैं, तो वह संशय का विषय है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और जो विश्वसनीयता और प्रामाणिकता होनी चाहिए उसमें कहीं न कहीं गिरावट आई है। संवैधानिक संस्था है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जनता के तमाम विश्वास उन पर जमे, और उनके कार्य पद्धति से ऐसा लगता है कि अभी तक चुनाव की घोषणाएं नहीं की गई है और पीठ पीछे क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, जाहिर है उस पर हम लोगों की नजर है। 17 पॉइंट्स दिए हैं, तमाम सारी चुनाव तकनीक से लेकर के और पारदर्शिता की बात कही है। कहां पर असंतुष्ट हैं आप? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया पर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अंततः हम लोग गए थे और अंततः आधार कार्ड को जुर्माने के लिए अंतिम निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस आदेश को मानने के लिए बाध्य हुआ। पहले कितना भी हम लोगों ने आरजू विनती की, नहीं माना गया चुनाव के द्वारा, तो यह संदिग्ध का विषय है। लेकिन जाहिर सी बात है निखिल जी, एक बात तो तय है कि यह सरकार जो घोषणाएं कर रही है, और घोषणाओं के संदर्भ में एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, बिहार का पूरा बजट जो 3 लाख
95,000 है, उसमें से सैलरी वगैरह अगर काट दिया जाए तो 1,16,000 करोड़ बचता है जो विकास के उपक्रम में लगता है। और अभी तक सरकार जो है घोषणाएं जो 7,08,729 करोड़ का कर चुका है। इसका मतलब सरकार घोषणाएं तो कर रही है, और घोषणा इसलिए कर रही है, चुनावी समय है, चुनाव के समय घोषणा करना है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता को भरमाने के लिए, जनता को गलत दिशा में देने के लिए चुनावी घोषणाएं की जा रही है। लेकिन हश्र वही होगा चुनाव के बाद, या कह देंगे कि चुनावी समय में जो घोषणाएं होती है वो तो जुमला होता है। इनका तो इतिहास रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव इस बार मुद्दे पर होगी, मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। शिक्षा अहम मुद्दा होगा। आप देखते हैं कि माननीय तेजस्वी जी ने कलम पाटने का कार्य कर रहे हैं, और ये जीएसटी में कलम पर जीएसटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साफ है कि एक तरफ शिक्षा विरोधी की सरकार अभी सत्ता में है, और एक तरफ हम एजुकेशन को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की समस्या चरमराई हुई है, विधि व्यवस्था का हालत आप देखिए क्या है। खेमका जी जो एसीपी डीसीपी का घर है उसके बगल में उसका मर्डर हो जाता है। भ्रष्टाचार देखिए कि इंजीनियर के घर में कितने करोड़ों रुपया मिला, जला दिए गए। ठीक है, बाढ़ की जो समस्या है 73% भूभाग अभी भी जलमग्न है। इनका कोई विजन नहीं है सरकार का, या पिछलग्गू सरकार है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है राजन साहब, आप तो जिसको कहते हैं मंचीय भाषण, ठीक है, मतलब ठीक है, आपके पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसमें एक बार संदीप त्रिपाठी जी भी अपना सुर मिला लें, उसके बाद मैं आरपी सिंह के पास जाऊंगा। एक चीज जरूर संदीप त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह था, एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह था, अब कह रहे हैं कि मुद्दों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे ये आप लोगों ने आपस में तय किया है, और मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी कौन होगा ये भी बड़ा जानने के लिए उत्सुक है, क्योंकि अब तो चुनाव लगभग बिगुल बजने वाला है। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर देगा। निखिल जी, हम हरदम मुद्दों की बात करते रहे हैं, मुद्दे से ये भागते रहे हैं, लेकिन होता यह था कि जनता के मुद्दे उठाने के बाद भी हम चुनाव जिस तरीके से हार जाते थे इनकी वोट चोरी की वजह से, हमने उसके खुलासे किए हैं। और उसके आज भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बात तो दो चीजें बड़ी दुखद हुई सर। पहली बात तो डीडी न्यूज जैसा चैनल को सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, ये मेरे लिए तकलीफ दे था, इसलिए कि पूरी पीसी को देख रहा था। और डीडी न्यूज जैसे चैनल के जब बात आई तो उठ गया, आए भाई आपको प्लेन पकड़ना था तो आप पहले कर लेते पीसी, आपको तो पता था ना क्या। नहीं देखिए, मैं कोई उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं देखिए, मैं चूंकि आपने डीडी न्यूज का नाम ले लिया है इसलिए मैं एक बात कहूं कि कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा है, लेकिन एक नियत समय होता है, एक समय ऐसा नहीं है कि अंतहीन समय तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। और जहां तक आपने कहा डीडी न्यूज से सवाल पूछे गए हैं, तमाम सवाल मिले भी हैं, बहुत सारे पत्रकारों ने सवाल पूछे, अब आप जवाब दीजिए। देखिए सर, 15 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से उन्होंने 5 सवालों के जवाब दिए। एक सवाल था कि कितने घुसपैठिए आपने पकड़े, कितने आपने बाहर के लोगों को पकड़े, आए बाय टाय करके निकल लिए सर, उनकी प्लेन छूटने लगी। वो भी जी न्यूज जैसा चैनल ने पूछा था, हम नहीं लेना चाहिए दूसरे चैनल पे दूसरे का, लेकिन उसने पूछा था, उसको भी आपने जवाब नहीं दिया, आपने गुमराह कर दिया। आपको बताना चाहिए था कि देश के जो है इतने लोगों, मैं आपको बीच में टोक सकता हूं क्या? आपने जो प्रश्न उठाया है क्या मैं आपको टोक सकता हूं? ये बताइए, क्या नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम है? ये कौन सी बात कर रहे हैं? कौन सी बात कर रहे हैं संदीप जी? संदीप जी कौन सी बात कर रहे हैं? मैं इसीलिए आपको बीच में, क्योंकि आप कहेंगे कि मैं आपको बीच बीच में टोकता रहता हूं, लेकिन आप सवाल भी जो उठाते हैं वो इस तरह के उठाते हैं। जी निखिल जी, जारी रखिए। निखिल जी, ये डमरुआ हम इतनी दिन से बजा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के चौथी पास राजा जो हैं उनको नहीं पता है। वो कहते हैं कि घुसपैठिए के निकालने के लिए एसआईआर हो रहा है, ये घुसपैठियों के लिए एसआईआर हो रहा है। जब आके वो डमरू बजाते हैं, ये घोषित कौन करेगा? ये घोषित कौन करेगा संदीप जी? ये घोषित कौन करेगा? ये घोषित कौन करेगा? अरे भाई सुनिए तो संदीप जी, ये घोषित कौन करेगा? फिर मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, क्या चुनाव आयोग घोषित करेगा नागरिकता का सर्टिफिकेट? क्या चुनाव आयोग देगा? सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया है कि नहीं दे सकता नागरिकता का। वो तो ये देखेगा कौन वैध है कौन अवैध है, ठीक है। और जो भी व्यक्ति वैध वोटर होगा वो देगा, जो नहीं है वो नहीं देगा, उसको बाहर किया जाएगा। मेरी बात आने दीजिए सर, ये सारी चीजें आज जो आप कह रहे हैं, आपके ही चैनल पर अशोक श्रीवास्तव जी बहुत बड़े एंकर और पत्रकार हैं, मैंने उनके साथ डिबेट की, और ये बात उनको आप बता दीजिए, आपके साथ जो है सहकर्मी है,
उनको बता उन्होंने दीजिए कभी कि नहीं कहा SIR की प्रक्रिया हमारे दूसरे एंकर को कोट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये आप हमको कभी दिखा दीजिएगा कि उन्होंने ये कहा हो कि चुनाव आयोग नागरिकता साबित करेगा। ये कोई भी केवल मैं नहीं या केवल अशोक श्रीवास्तव की बात नहीं है, कोई भी पत्रकार या कोई भी, मैं तो समझता हूं कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य भी ये नहीं कह सकता कि चुनाव आयोग जो है वो नागरिकता, नहीं, आप ऐसी बात कह रहे हैं, आप ऐसी बात करें कि चुनाव आयोग नागरिकता साबित करेगा। क्या है आपके चैनल पर 10 बार इस बात को मैंने कोट किया, सवाल ही नहीं है, मैं चुनौती देता हूं, सवाल ही नहीं है, सवाल नहीं है। चलिए अपनी बात पूरी रखिए। अरे मेरी बात तो पूरी रखिए। इसी बात को मैं कोट करते हुए हुसैन बाबू बनाम जो बिहार का जो एक आया था जजमेंट, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके जजमेंट के आधार पर हम सारी बातें कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं, आप जो मैं कह रहा हूं, अशोक श्रीवास्तव जी ने एक वीडियो दिखाया और कथित वो डीडी न्यूज का भी वीडियो नहीं था, किसी यूट्यूबर ने बनाया था कि ये इतने घुसपैठिए 2000 घुसपैठिए बिहार में है, इनका SIR के माध्यम से वोट कट रहा है। तो ये आप बताइए कि नागरिकता साबित करने का नहीं है। अच्छी बात है, आपने क्लियर किया। अब आती है सर बात, और सर सवाल जो वेबकास्टिंग आप करिएगा, आपने कहा कि 60 से 70% होते थे, 100 पे करेंगे। अरे बाबू 100 पे नहीं, आप 110 पे कर लीजिए, लेकिन मतलब का जब हम मांगेंगे तो कहेंगे कि हम देंगे। मैंने कब कहा कि 100% वोटिंग हो जाएगी? मैंने कब कहा कि 100% वोटिंग हो जाएगी? आप इस तरह की बातें करते हैं, मुझे बीच में बोलना पड़ता है। मैंने कब कहा? और दो साथी मेहमान बैठे वो बताएं, मैंने कब कहा कि 100% वोटिंग हो जाएगी? अरे मैंने आपकी बात ही नहीं की सर। चलिए ठीक है, वेबकास्टिंग जो चुनाव आयुक्त ने कहा कि 100% बूथों पे हम वेबकास्टिंग कराएंगे, वही मैं कह रहा हूं कि 100% नहीं, आप 110% कर लीजिए। आपसे सवाल नहीं है, चुनाव आयोग से सवाल है कि आप 110 कर लीजिए। उसका फायदा क्या? जब हम मांगेंगे, विपक्ष के लोगों को शंका होगी चोरियां हुई कि नहीं हुई है, आप उसको रख लीजिएगा। चोरी करने वाला आपका सवाल, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि आप कुछ इस तरह के सवाल करता हूं सर। एक पॉइंट और रख दूं सर, एक पॉइंट और सर। देखिए सर, 4 लाख उन्होंने कहा कि 4 लाख नए मतदाता जुड़े हैं, चुनाव आयोग ने कहा। मतलब जो 21 लाख था, 21 लाख में उन्होंने बताया कि 4 लाख नए हैं, बाकी 17 लाख वो थे जिस पर हम कह रहे थे कि इस तरीके के नाम कटे हैं, उनको उन्होंने जोड़ा। यह आज चुनाव आयोग ने क्लियर किया। जरा ये बताइए सर कि का बिहार वाले जनसंख्या मतलब नियंत्रित इतने कर लिए हैं कि एक साल में 4 लाख बढ़ेंगे और महाराष्ट्र में 50 लाख। ये सवाल का विषय नहीं है 4 लाख कैसे बढ़ रहा है, वहां 50 लाख बढ़ गया। और एक सवाल सर और है, एक सवाल और है, और उसे आप पत्रकार ने पूछा था कि आप बताइए कि जो महिलाओं का रेशियो है वो 914 था इसके पहले, वो रेशियो कैसे घट गया? उस पर चुनाव आयोग ने नहीं जवाब दिया। उनके भाईकरा बैठा है हमारे आरपी सिंह जी, वही बता दे भैया महिला रेशियो की, आप तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। कौन सा पॉइंट आ गया सर? महिलाओं की संख्या किसी और को भी बोलने दीजिए सर। अब आपका पॉइंट आ गया, बहुत देर। थैंक यू। ठीक है। आरपी सिंह साहब पहली तो लीजिए। अरे सुनिए सर, मैं कह रहा हूं आरपी सिंह सर, ये बताइए कि एक तो जो आरजेडी ने आपके ऊपर सीधा आरोप लगाया है और बहुत सारी बातें संदीप त्रिपाठी ने कही हैं कांग्रेस की तरफ से, आप जितना उनसे सहमत होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हर एक पॉइंट पर टोकते रहने से शायद उनकी बात भी कंप्लीट ना हो। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि अगर चीज़ें गलत तरीके से रखी जा रही हैं, कोई बात गलत तरीके से होती है, तो वो सामने से सुनने में बड़ा खराब लगता है। वैसे वो रोकने का और टोकने का काम आपका और कुछ हद तक, मैं हालांकि उनके साथी ही हैं आरजेडी के प्रवक्ता, लेकिन वो भी कर सकते हैं। बहरहाल जो ये जंगल राज के जो आंकड़ों की बात जब हमने कही तो उन्होंने कहा कि नहीं, किसी भी तरह का वो नहीं रहा है। आरजेडी का ये आरोप है कि आप सिर्फ जमा खर्च करते हैं, जो चुनावी घोषणाएं इस दौरान हो रही हैं वो पूरी नहीं होंगी। देखिए, पहली बात तो ये बड़ा स्पष्ट कर लें कि मुझे बीन बजानी है किनके आगे। तो मैं, कुछ लोग पढ़ लिख कर आए, समझ कर आए तो बात समझ लगे, तो कहाँ जाकर बीन बजाने के लिए मुझे आप कह रहे हैं कि कहाँ किन लोगों को जवाब देने की बात कर रहे हैं। इनको यही नहीं पता कि अभी हाल में 1 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसे चले गए हैं जी। वो ये नहीं कि जब चुनाव होगा तब होगा, उसमें से कई सारी बहनें ऐसी, महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में 2 लाख भी जाएंगे, जो उद्यमी हैं, जो अपना काम अच्छा करेंगी, जिनके काम अच्छे आगे निखरेंगे, उनको 2 लाख रुपए भी जाएंगे आगे। शायद इनकी जानकारी में ये नहीं है कि आज बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो 8,000 से बढ़कर जब इनका समय था 66,000 हो गई है। शायद की जानकारी में ये नहीं कि बिहार में हर साल किसान 87 लाख किसान ऐसा है जिसको 6,000 रुपया प्रति साल मिलता है। 1 करोड़ 60 लाख घर ऐसे हैं जिनको जल जीवन का मिशन के अंतर्गत नल से जल मिला है।
3,52,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको आयुष्मान भारत की सुविधा मिली है। 1.5 करोड़ शौचालय, मेरे लंबी सूची है, मैं बोलता जाऊंगा। 1.5 करोड़ शौचालय मिले हैं। 9 करोड़ लोगों को आज 5 किलो अनाज की सुविधा मिलती है। 1,70,00,000 बहनों को गैस के सिलेंडर मिले हैं और 40 लाख पक्के मकान मिले हैं। प्लस एक और सूची है, मैं उसको पढ़ना शुरू करता हूँ। ऐसे दिक्कत यह है कि ये कोई सच को सुनने को तैयार नहीं और सच को मानने को तैयार नहीं। ये कहते रहे कि हम बहनों की चिंता करेंगे। अगर बहनों की अगर सही मायने में चिंता करी तो नीतीश बाबू ने करी। उनको अगर आज रिजर्वेशन दिया अपना पंचायत के अंदर तो नीतीश बाबू ने दिया। उनको पुलिस में नौकरी में रिजर्वेशन दिया तो नीतीश बाबू ने दिया। तो एक लंबी फिर लिस्ट है। परंतु जो मूल बात आज इलेक्शन कमीशन पर आए, ये कल तक तो गाना गाते थे SIR की SIR गलत है। आज तो कुछ हल्ला नहीं, आज कोई प्रेस नोट नहीं, प्रेस रिलीज नहीं। आज चुनाव आयोग ने जो टोटल सूची घोषणा की है 7 करोड़ 42 लाख की है। ये 7 करोड़ 79 लाख की थी जी। इसमें से लगभग 47 लाख वोट लगभग नहीं रहे जो कट गए हैं। अब तो कोई हल्ला नहीं, क्योंकि प्रमाणिकता पर इलेक्शन कमीशन ने प्रमाणिकता के साथ काम किया होगा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो 21,53,000 जो वोट जुड़े उसमें से 4 लाख, अरे आपको रोका थोड़ा था। आप भी हिम्मत करते, आप भी अपने फॉर्म 6 भरवाते, लोगों को नीचे जो आपकी मशीनरी है वो काम करके जुड़वाती। कौन रोक रहा था आपको? परंतु जो मूल बात है, इनकी जो अभियान था जो वोट चोरी का, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपनी अलग से यात्रा क्यों निकाली? इसका मतलब हो गया कि जो वोट चोरी वाला मामला था, कुछ चिपक नहीं रहा था ना, वो तो जमीन पे लग नहीं रहा था। इसलिए तेजस्वी यादव को लगा मुझे अलग से यात्रा निकालनी पड़ेगी। और जो मूल जो आपने राजनीतिक प्रश्न पूछा उसका उत्तर नहीं दिया। इनके यहाँ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है? आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने, राहुल गांधी ने मंच से नहीं, हाकी अखिलेश यादव ने घोषणा करी, तेजस्वी यादव ने खुद की अपनी घोषणा करी, पर राहुल गांधी ने उसको सेकंड नहीं किया। जरा ये भी स्पष्ट कर दें कि क्या तेजस्वी यादव जी आपके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं? मेरे जो मित्र बैठे हैं यहाँ पर, संजीव जी त्रिपाठी जी, जरा वो और करें तो वो ऑफिशियली करें। जैसे मैं कह रहा हूँ नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा है और अगले मुख्यमंत्री नीतीश बाबू होंगे, ऐसे क्या तेजस्वी यादव उनके यहाँ से मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं या नहीं है? ये भी बता दीजिए। जी, सवाल डॉक्टर राजन आपसे भी बनता है कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव को अलग यात्रा निकालनी पड़ी और क्या ऐसी वजह है कि कांग्रेस से अभी तक आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करा पाए? देखिए, ये मुद्दे से भटकाने का प्रयास करते हैं। इन लोगों की आदत है, क्योंकि बिहार में कुछ काम किया नहीं है, कोई मुद्दा इनको समझ में आती नहीं है। ये काल्पनिक कोर जो है एक अलग अलग घोषणाएं कर रही हैं। 20 साल में इनको अभी नजर आई कि अब घोषणा करना है क्योंकि चुनाव का समय आ गया है। अरे महिलाएं की ध्यान जो है 20 साल में क्यों ना आई थी? चुनाव के समय आपको 10,000 रुपया देने की जरूरत पड़ रही है, और वो 10,000 में क्या चाहते हैं कि आप बिहार के भविष्य और वर्तमान को खरीद लेंगे। बिहार की जनता बहुत अवेयर है। आप 20 साल के रेशियो से अगर हिसाब लगाएंगे, 10,000 जो साल का दिया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो तो बिहार की जनता देखेगी। चलिए वो तो बिहार में जनता देखेगी, महिलाएं देखेंगी कि उनको मिला है, उनको वोट देना है कि नहीं देना है। लेकिन मैं बहुत जल्दी से चाह रहा हूँ, ये डिबेट चूंकि हमारे प्रोड्यूसर लगातार कह रहे हैं कि समय हो गया है, मैं बस इसी पॉइंट पर रहना चाह रहा हूँ कि ये जो मुख्यमंत्री पद, आप ये कह रहे हैं कि ये गैर जरूरी, बिल्कुल गैर जरूरी नहीं है। आप देखिए ना कि कौन हमारा मुख्यमंत्री होगा, आपकी तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा, ये थोड़ा तय कर लेना चाहिए ना। देखिए निखिल जी, देखिए बिहार के आम जनता, तमाम सर्वे जो आ रहा है, पूरी बिहार की जनता तेजस्वी जी को मान लिया है। तो कांग्रेस तो नहीं मान रही है ना, जो आपके देखिए संदीप त्रिपाठी बैठे वो नहीं मान रहे। मान लेती है, ठीक है, बिहार की जनता ने मान लिया, लेकिन कांग्रेस कहाँ मान रही इस बात को? देखिए, महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं तेजस्वी जी। स्वाभाविक है कि एक समय आएगा, वो तो स्वाभाविक रूप से वो है कैंडिडेट। इनके कौन से कैंडिडेट है? ये स्वाभाविकता रैलियों में और बाकी जगहों पर दिखाते हैं। संदीप त्रिपाठी जी से भी जवाब ले लेते हैं। ठीक, आपका पॉइंट आया, आपका पॉइंट आ गया राजन जी। डॉक्टर राजकुमार, संदीप त्रिपाठी जी क्यों नहीं घोषित कर देते हैं भाई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? क्या कहीं दिक्कत है या सीट बंटवारे को? निखिल जी,
नहीं सर निखिल जी, भाजपा के नीतीश जी वैसे उम्मीदवार हैं जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, जो है राजस्थान में वसुंधरा राजे। मतलब हमरे कक्का हैं, हमरे कक्का कह के वोट ले लिया, उसके बाद निपटा दिया। आज नीतीश जी के नाम पर इनको सिर्फ वोट लेना है। बाकी सच्चाई यह है कि आज नीतीश जी को कौन सी मीटिंग में जा रहे हो, वो तो आज आपने उनको हाईजैक कर लिया है। वो बेचारे आपका पॉइंट आ गया संदीप जी आपका पॉइंट आ गया। संदीप जी आपका पॉइंट आ गया। ठीक है संदीप जी, हमने सर ये कहा है, सुन लीजिए सर, हमने स्पष्ट कहा है कि हम जब सत्ता में आएंगे हमारे विधायक जो है बस ठीक है पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर राजन ने कहा नहीं संदीप जी इतना लंबा समय नहीं है संदीप जी प्लीज, बड़ी पार्टी है, अब वो किसको बनाते हैं ठीक है। आपका पॉइंट आ गया, क्यों चीख रहे हैं इसी बात पर? मैं जो कह रहा हूं मेरी बात सुनिए। आपने जो आपके जो स्टैंड है उसको आपने क्लियर कर दिया, डॉक्टर राजन ने भी क्लियर कर दिया। अब मैं आरपी सिंह से चाहता हूं इस बात का बयान देना, क्योंकि आपने एक बात और इसमें जोड़ी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार किसी और को घोषित किया था। गलत फैक्ट है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में या जो भी राज्य आपने गिनाए, कहीं भी ये फैक्ट, महाराष्ट्र की बात आपने की, ये फैक्ट सही नहीं है, ये दर्शकों को भी मालूम है। आरपी सिंह जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, इनके मन में असल में लड्डू फूट रहे हैं कि हम किसी रंग से सरकार में आ जाएंगे, पता नहीं कैसे लड्डू फूट रहे हैं। और इनके मन में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव होंगे, क्योंकि इनके मन में तो कन्हैया कुमार होंगे मोस्ट प्रोबेबली, जो कि कहते थे भारतीय टुकड़े होंगे, तो जो उसके समर्थन में खड़े दिखे थे भारतीय टुकड़े होंगे के। तो परंतु जो मूल बात है, इनके यहाँ से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषणा होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी चाल खेल ली, राहुल गांधी ने अपना गेम प्लान बता दिया, वे अलग से जाएंगे और हारने के बाद फिर किसानी बिल्ली खमल उठेंगे। देखा, हम तो कहते थे कि अपने आप को मुख्यमंत्री मत घोषित करो, आपके मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित करने के कारण हम चुनाव हार गए। के बाद में चुनाव के हारने के बाद ये किसानी बिल्ली खमल उठने की स्थिति बनेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सभी का पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, बहुत शुक्रिया। आपने वही बात कही जो आपके पार्टी के लोग कहते हैं कि जब चुनाव जीत जाएंगे तब एक बार तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। डॉक्टर राजन आरजेडी के कह रहे हैं कि हमारे तो प्रत्याशी ऑलरेडी तेजस्वी यादव हैं, तो इस विवाद को आपस में एक बार सुलझा लीजिएगा। फिलहाल आप तीनों का, आरपी सिंह का, डॉक्टर राजकुमार राजन का और संदीप त्रिपाठी का बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किसानों के लिए प्रतिबद्ध सरकार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या करते महाराज, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पर फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद।
हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और त्योहारों के मौसम में एक बार फिर गूंजा वोकल फॉर लोकल का मंत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के दौरे पर किसानों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक सबको यह संदेश दिया कि 2047 तक भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसको बनाना है तो देशी को अपनाना है और यही सबसे बड़ा संकल्प बनाना होगा। महाराष्ट्र के लोनी में किसान रैली से लेकर कोपरगांव में सीबीजी प्लांट के उद्घाटन तक अमित शाह का फोकस रहा आत्मनिर्भर भारत और किसानों की समृद्धि। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्योहारों में सरकार के वोकल फॉर लोकल आह्वान को दोहराया। महाराष्ट्र के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान लोनी में एक किसान रैली को संबोधित करते हुए शाह ने लोगों से अपील की कि वे 2047 तक भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए घरेलू स्तर पर निर्मित वस्तुओं और अन्य वस्तुओं के व्यापार और खरीद को प्राथमिकता दें। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। बीते दिनों भारी बारिश से लोनी इलाके के किसानों को भारी नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की मदद के लिए कई सारी पहल की है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि औरंगजेब का नाम आगे बढ़ाने वालों में औरंगाबाद का नाम बदलने का साहस नहीं था, लेकिन भाजपा सरकार ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया। वित्तीय वर्ष 25-26 में केंद्र के शहर के तहत 3132 करोड़ रुपया हमने महाराष्ट्र सरकार को दिया है। उसमें से जो 1631 करोड़ रुपया था वो अप्रैल को ही दे देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री थे, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे, भाजपा सेना सरकार ने औरंगाबाद का नाम भी बदला और यहां अहल्याबाई का नाम भी रखा। ये वही लोग कर सकते हैं जो शिव छत्रपति के अनुयायी हैं, जो औरंगजेब की धारा को आगे बढ़ाते हैं। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि औरंगाबाद का नाम धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में कोपरगांव में मल्टी फीड सीबीजी प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्लांट से किसानों को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार देश के किसानों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दलहन आत्मनिर्भरता योजना से दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मोदी जी की सरकार देश के किसानों को समर्पित सरकार है। कैबिनेट के अंदर मोदी जी ने दलहन आत्मनिर्भरता प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 6 साल तक 11,340 करोड़ रुपया दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए उपयोग आएंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के शिरडी साईं धाम में साईं बाबा के दर्शन कर सभी की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने लोनी में सहकारी चीनी कारखाने के संस्थापक पद्मश्री विठल राव विखे और पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण स्वर्गीय बाला साहेब विखे की प्रतिमा का अनावरण भी किया। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक परिदृश्य को लेकर अहम बातें कही हैं। उन्होंने दिल्ली में आयोजित चौथे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के समापन समारोह में वैश्विक राजनीति, युद्ध की बदलती प्रकृति और अमेरिका चीन संबंधों के प्रभाव पर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज युद्ध और हथियारों की प्रकृति पूरी तरह से बदल गई है, जो निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में वैश्विक सुरक्षा बहुत अस्थिर है। The nature of weaponry, the nature of war has today fundamentally changed. We have seen that in multiple conflicts, starting with Azerbaijan, Armenia, Ukraine, Russia, Israel, Iran. So, contactless war, often with standoff weapons, but which can have
a very impactful, sometimes even a decisive outcome. These are today the characteristics of this landscape of these turbulent times. And of course, the sentiment which characterizes these turbulent times is a growth in the opposition to globalization in many parts of the world. और पूर्वी एशिया की स्थिति पर बात करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आसियान जैसे क्षेत्र के लिए अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने पूर्वी एशिया में बढ़ती आर्थिक और सुरक्षा अनिश्चितताओं पर चिंता जताई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जहां अन्य देश अपने हितों की रक्षा और मौजूदा स्थिति को बनाए रखने में लगे हैं, वहीं भारत के लिए सिर्फ बचाव नहीं बल्कि जोखिमों के बीच आगे बढ़ना और विकास बेहद जरूरी है। In the case of East Asia, I think for a geography like ASEAN, being caught between US and China is a very difficult predicament. For those further east, the question marks about both economic and security question marks today are big concerns. But what is, I think in a way, what differentiates India is most of these regions, they are actually defending their interests. They are trying to maintain their positions. Whereas the challenge for India is how to go beyond that. That how do we rise in these turbulent times? Because for us, just defending what we have is simply not good enough. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे विस्तार से खबर जानलेवा कफ सिरप पर सख्ती। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या माँ, हर बार बाजार से आते ही बिल का टोटल जोड़ने बैठ जाती हो? बेटा, इस बार खर्चे नहीं बचत जोड़ रही हूँ। इस GST बचत उत्सव में दूध, घी, पनीर, बादाम, पिस्ता सब हुआ है सस्ता। इसीलिए आज तेरा फेवरेट शाही पनीर बनाऊंगी। मतलब दिवाली से पहली दिवाली? हर घर खुशहाली, GST बचत उत्सव वाली। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कफ सिरप पीकर हुई बच्चों की मौत के बाद अब केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ बैठक कर एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने नियमों का पालन न करने वाली दवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की बात कही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद अब सख्त एक्शन लेने की तैयारी की जा चुकी है। कफ सिरप पीकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार सजग हो गई है। सरकार ने सभी दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारियां शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव पी सलीला श्रीवास्तव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
इस मीटिंग में दवा बनाने वाली कंपनियों से शेड्यूल एम के निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया और नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने के भी निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों द्वारा बच्चों को कफ सिरप लिखने को प्रैक्टिस बना लेने पर भी रोक लगाने की बात कही है। दरअसल बच्चों को होने वाली खांसी की शिकायत ज्यादातर बार खुद ही ठीक हो जाती है और इसके लिए दवा की जरूरत नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य और यूटी की सरकारों से निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा है। कफ सिरप पीकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की किडनी फेलियर से मौत होने के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों के बाद जिले के सिविल अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण सोनी को अरेस्ट कर सस्पेंड भी कर दिया गया है। डॉक्टर सोनी पर आरोप है कि उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए बच्चों को एक कंपनी की कफ सिरप लिखी, जिसके साइड इफेक्ट से बच्चों की जान चली गई। कफ सिरप पीने से जिन बच्चों की मौत हुई, उनके परिजनों को राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। साथ ही दवा की दुकानों में भी ड्रग विभाग की टीमें लगातार जांच कर रही हैं, ताकि खराब दवा को बाजार से हटाया जा सके। 14 बच्चों को हम लोगों ने आर्थिक सहायता स्वीकृत किया है। उसमें 11 परासिया के हैं और 2 छिंदवाड़ा के, 1 चौरई का है और इनकी सहायता राशि स्वीकृत हो गई कि अकाउंट में चली गई है। ड्रग कंट्रोलर के द्वारा टीम गठित कर दी गई है और एक टीम है वो अलग अलग मेडिकल स्टोर्स पे जांच कर रही है और इस तरह की जो प्रतिबंधित दवाएं कहीं और मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। खांसी की दवा पीने से राजस्थान में भी कुछ बच्चों की मौत की खबर आई थी, जिसके बाद अब केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दवाई की क्वालिटी में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्रालय का फोकस अब बाजार में बिकने वाली बच्चों की सभी दवाओं को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने पर है। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव के साथ दिल्ली से नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे दार्जिलिंग में बारिश से तबाही। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात पश्चिम बंगाल की, जहां के दार्जिलिंग में आसमान से आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। पुल ढह गए, सड़कें ध्वस्त हैं और जनजीवन ठप पड़ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए राहत कार्यों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। NDRF और सेना की टीमें युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं, लेकिन फिलहाल दार्जिलिंग अब भी बारिश की मार झेल रहा है। उत्तर बंगाल में मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें ध्वस्त हो गईं और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दार्जिलिंग में एक पुल के ढहने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं अलग अलग जगहों पर हुए भूस्खलन और मकान ढहने की घटनाओं में करीब 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सिलीगुड़ी के पहाड़ी इलाकों का बाकी क्षेत्रों से संपर्क लगभग पूरी तरह टूट गया है। दार्जिलिंग के बिजनबाड़ी और पुल बाजार इलाके में एक सड़क धंस गई, जबकि अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई पर्यटकों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। दुधिया पुल का एक हिस्सा बह जाने से सिलीगुड़ी और मिरिक के बीच सीधा संपर्क टूट गया है। इसके अलावा ऋषिखोला और पेंडोंग में
भूस्खलन ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है। दार्जिलिंग को अन्य इलाकों से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 भी बंद हो चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए और सेना की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं। बहुत बुरा है, कुछ भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है। आप देखिए जाके बिस्तर एकदम पूरा पानी भर गया है, बिस्तर पानी भर गया, शरीर का कपड़ा कागज कुछ भी नहीं है। दुधिया ब्रिज जो डैमेज हुआ है उसको देखने के लिए आई हुई थी। कैसे इसका कनेक्टिविटी रिज्यूम करना है उस पर चर्चा हुई है, होपफुली जल्दी रिज्यूम करेंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हुई जनहानि दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं बचाव और राहत कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दार्जिलिंग में पुल दुर्घटना में हुई जनहानि से अत्यंत दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दार्जिलिंग भूस्खलन की घटना पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने दुख जताया। ये बहुत दुखद घटना है क्योंकि इस पूजा के मौसम में जब सारे लोग उत्सव की और हर्ष की स्थिति में होती है, मनोस्थिति में होती है, इस तरीके की घटना घटना बहुत ही दुखद समाचार है। पश्चिम बंगाल में मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है। उत्तर बिहार में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब एक चक्रवातीय परिसंचरण में तब्दील हो चुका है। इसके प्रभाव से बंगाल के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। अलीपुर मौसम केंद्र ने बताया कि उत्तर बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ अजीत द्विवेदी और प्रसन्नजीत बख्शी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे नेपाल से खबर। नेपाल में बाढ़ का कहर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे तू तो कह रहा था कि नया ट्रैक्टर अगले साल लूंगा, कोई खजाना हाथ लगाए क्या? 40,000 का मतलब? इस जीएसटी बचत उत्सव में मुझे इस ट्रैक्टर पे हुई पूरे 40,000 की बचत, यानी टाइम और पैसा कम, मुनाफे में हम। हर घर खुशहाली, जीएसटी बचत उत्सव वाली। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश ने तबाही मचाई है। शुक्रवार से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ ने सड़कों को बंद कर दिया है। पुल बह गए हैं और 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में दार्जिलिंग की सीमा से सटे इलाम जिले में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक कई लोग लापता भी हैं और बचाव अभियान जारी है। भूस्खलन की वजह से इलाम को दक्षिणी झापा जिले से जोड़ने वाली मेची राजमार्ग की कई जगहों पर अवरुद्ध हो गया है। हालांकि रविवार सुबह स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। नेपाल सरकार ने काठमांडू घाटी में आने जाने वाले वाहनों के प्रवेश और निकास पर अभी भी प्रतिबंध जारी कर रखा है। वहीं नेपाल की आपदा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नेपाल में भारी बारिश से हुई जनहानि और क्षति दुखद है। इस कठिन समय में हम नेपाल की जनता और सरकार के साथ हैं। एक मित्रवत पड़ोसी और प्रथम प्रतिक्रिया दाता के रूप में भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए
प्रतिबद्ध है। और बात करेंगे क्रिकेट की। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 248 रन का लक्ष्य रखा है। ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में पाकिस्तानी टीम ने 3 विकेट खोकर 38 रन बनाए हैं। यह मैच श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इससे पहले भारत ने 50 ओवर में 247 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज प्रतीका और स्मृति मंधाना ने अच्छी शुरुआत की और 8 ओवरों में 45 रन बनाए, लेकिन मंधाना का विकेट लेने के तुरंत बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों ने रनों पर ब्रेक लगा दिया। हरलीन देओल ने 46 रन बनाए और इसी के साथ पाकिस्तान ने भी नियमित अंतराल पर विकेट लिए और बड़ी साझेदारियां नहीं बनने दी। ऋचा घोष ने 20 गेंदों में तेज 35 रनों की पारी खेलकर भारत को 250 रनों के करीब पहुंचाया। फिलहाल भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर दबाव बनाया हुआ है और पाकिस्तान 17 ओवरों में 3 विकेट खोकर महज 38 रन बना चुका है। तो न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं, लेकिन आपको चलते चलते छोड़े जाएंगे कुछ विशेष खबरों के साथ, महत्वपूर्ण खबरों के साथ, जिन्हें देखिए आप फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कोलंबिया में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार। कहा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को नहीं देना चाहिए था ऐसा बयान। विदेश में राहुल गांधी करते हैं अक्सर देश की बदनामी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आईआईटी भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को दी मंजूरी। परियोजना को MPLAD योजना के तहत दी जाएगी धनराशि। परियोजना की अनुमानित लागत 4.95 करोड़ रुपए। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2025 में हुए शामिल। उन्होंने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस अब केवल भारत केंद्रित डिजिटल टेक्नोलॉजीज फोरम नहीं रही, बल्कि ये एशिया और वैश्विक केंद्र मोबाइल कांग्रेस बन गई है। 944 मिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ हम दुनिया के अग्रणी देश में से एक हैं। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान ईरी के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आईसार के चांदपुर में रविवार से 3 दिवसीय सम्मेलन का आगाज हुआ। सम्मेलन में देश विदेश से 300 वैज्ञानिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान डायरेक्ट सीडेड राइस DSR के विकास पर करेंगे मंथन। महाराष्ट्र के भिवंडी तालुका से धर्मांतरण के बड़े रैकेट का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने अमेरिकी नागरिक जेम्स वाटसन और उसके 2 स्थानीय सहयोगियों को किया गिरफ्तार। गिरोह गरीब और वनवासी समाज के लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में कर रहे थे परिवर्तित। उत्तर प्रदेश के बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद तौकीर रजा के गुर्गे पर प्रशासन लगातार एक्शन में है। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने 200 दुकानों के बाहर के अवैध निर्माण को हटा दिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संचारी रोग के प्रति जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ। लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सैकड़ों की संख्या में जागरूकता अभियान में शामिल हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता। न्यूज नाइट